ऑल राइट, हेलो एवरीवन। सो अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश, पटना मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और डैम्स पटना में हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने अभी नीट पीजी 2021 में ही स्कोर 626, जो इनके मार्क्स आए हैं, जो इनका स्कोर आया है, रैंक्स आर येट टू बी अवेटेड। एंड आज सबसे पहले तो आई कंग्रेचुलेट डॉक्टर आनंद एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरव्यू में। Thank you, sir. And it's an honor to be here. थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। सो डॉक्टर आनंद, इससे पहले मैं आगे शुरू करूं, कुछ 4-5 चीज़ों पे मेरे को बात करनी है, जिसमें मेरे को सबसे पहली बात ये करनी है कि जब हम एमबीबीएस में एंटर होते हैं तो हम एक मेडिकल कॉलेज में आते हैं, आप पीएमसीएच में आए, तो जो पहली चीज़ होती है फर्स्ट ईयर के अंदर वो यही होती है कि हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं मेडिकल कॉलेज के माहौल से, मेडिकल कॉलेज के एनवायरनमेंट से। तो जब हम एडजस्ट करने लगते हैं तो उस वक्त पे पढ़ाई थोड़ी सी बैक सीट ले लेती है, हम उतना नहीं मेहनत कर पाते। बट जब हम सेकेंड ईयर में एंटर होते हैं, हम सीनियर बनते हैं, तो हमें लगता है कि अरे यार, ये तो पढ़ना भी है, सब्जेक्ट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट भी है, फाउंडेशन भी है, लेकिन साथ साथ पीजी एंट्रेंस की भी बात होने लगती है सीनियर से, यहाँ वहाँ से। तो आपका क्या एक्सपोजर था? कब पहली बार आपको लगा कि नहीं, मुझे ना कि सिर्फ एमबीबीएस में पढ़ना है बल्कि मुझे पीजी एंट्रेंस के लिए भी पढ़ना है? सो हाउ वाज दैट? वो पहली आंख कब खुली आपकी और क्या आपने किया उस वक्त? पहली आंख तो फिर my dad is also is a dermatologist, so the moment I got admission and he knew that I'm getting PMCH, he started pressuring me into studying for post graduation examination. But I didn't pay much heed to that, and honestly, I actually started studying in by the end of second year and properly. So second year के end में properly पढ़ना शुरू किया मैंने, और उसके बाद ही आंख खुली मेरी का कि अब पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो अब काफी देर हो जाएगी नहीं तो। ओके, मतलब हम सेकेंड ईयर का एंड ईयर, थर्ड ईयर की बिगनिंग मान लें। थर्ड ईयर। तो आंख खुली तो उस वक्त क्या आया मन में कि मैं अब क्या करूं, क्या ना करूं, क्या पीछे का पहले करूं और कैसे करूं, शुरुआत कैसे करूं? शुरुआत तो मैं सबसे पहले डांस ज्वाइन करके किया कि सबसे पहले वो क्लासरूम करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि सारे लोग मेरे सीनियर्स भी जितने थे और ये बैचमेट जितने थे, सभी ने डांस ज्वाइन किया था, तो मैंने सोचा कि वहीं चल जाता हूँ, क्योंकि वहाँ तो अच्छा पढ़ाई हो, वहाँ अच्छी पढ़ाई होगी। सो पहला तो स्टेप वही था। उसके बाद फिर जो जो सब्जेक्ट डांस से पढ़ाई होती गई, तो वो मैंने भी रिवाइज करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो इसी तरह। तो क्लासेस में जब आपने ज्वाइन किया और आप आते थे क्लासेस अटेंड करने, तो कितना आसान था, कितना मुश्किल था उन क्लासेस में बैठना, नोट्स बनाना, वीकेंड पे 10 घंटे 12 घंटे की क्लास लगाना, वापस जाना, कॉलेज के साथ उसे मैनेज करना आसान था, मुश्किल था? तब मुश्किल लगता था, आज आसान लगता है, वो क्या लगता है? मुश्किल तो काफी था, क्योंकि 12 घंटे बैठना कोई आसान बात तो है नहीं, अभी वीकेंड्स पे जहाँ बाकी लोग मस्ती करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, हमें बैठना पड़ता था यस। वीकेंड पे। बट अब देखता हूँ कि जो वो समय जो हमने उसमें लगाया और जो नोट्स बने उस टाइम के, वो अभी तक काम आए, अभी भी वही काम आ रहे हैं, और जो फाउंडेशन हमारा बना उसी से बना। क्योंकि और अब अगर पीछे सोचता हूँ तो फिर काफी अच्छा डिसीजन था ये कि क्लासरूम ज्वाइन करके 12 घंटे की क्लासेस करके अपने नोट्स कंप्लीट करके एक बेस बना लूँ। ये अक्सर होता है, मतलब मैं काफ़ी स्टूडेंट से जब बात करता हूँ, अभी जैसे मैं हाल फिलहाल में कुछ 2018 और 17 बैच के स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो वो यही कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने बोला कि 4 साल बाद, 3 साल बाद तुम्हें खुद बहुत लगेगा कि बहुत अच्छा और बहुत ही आसान तरीका आपने अपनाया। नाइस। तो ये जो यूनिवर्सिटी के आपके जो एग्ज़ाम होते थे और जो क्लासरूम में आप करते थे, कुछ लगता था आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में क्लासरूम से आपको हेल्प मिल रही है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों में? काफी काफी हेल्प लगा मुझे तो, क्योंकि अ, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, स्पेशली कहीं के भी मेडिकल कॉलेज में सारे सिलेबस को कवर नहीं किया नहीं किया जा सकता है। टाइम कम पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, बट पूरे कवर नहीं हो पाता है। बट क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है डांस में, तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर कर लेते हैं वहाँ पे। तो उसकी वजह से हमें प्रॉफ्स में भी काफी काफी हेल्प मिला था उसमें। ओके। ओके।
अच्छा, तो अब आप जब चलते रहे आगे, थर्ड ईयर आ गया, फाइनल ईयर आ गया, तो एक तो होता है कि सिर्फ क्लास में जाना और पढ़ना, नोट्स बनाना, वापस आना, एक बार उनको देख लेना, पढ़ लेना यूनिवर्सिटी के लिए, सेमेस्टर्स के लिए। जो एग्जाम की जो तैयारी है, जो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ना एक चीज़ है लेकिन एग्जाम देना एक अलग चीज़ है, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। वो एग्जाम देने के लिए पढ़ना तो जरूरी है लेकिन उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो वो एप्लीकेशन ऑफ एन एमसीक्यू आपको कब लगा कि, या आप शुरू से ही एमसीक्यू ओरिएंटेड चलते थे? जैसे मैं दो तरह के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, एक वो होते हैं जो नोट्स नोट्स नोट वो एक बार पढ़ लेते हैं फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाते हैं। एक वो होते हैं, वो कहते हैं यार एक बार पढ़ लिया, अब मैं तो एमसीक्यू सॉल्व करूंगा और उसके बेसिस पे पढ़ूंगा। तो आप किस तरह के स्टूडेंट रहे हैं? व्हाट इज द प्रैक्टिस दैट यू फॉलोड? मैंने तो पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करता था, उसके बाद फिर उसके सारे क्वेश्चन बनाता था, उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट और फिर उसके सारे क्वेश्चन। पहले मैंने सारे मॉड्यूल को कंप्लीट करने की कोशिश किया, मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे जाता था। तो इस तरह नोट्स एंड क्वेश्चन साथ में चलते रहता था। तो अगली रिवीजन में कुछ अगर नोट्स में कमी हो गई तो वो तो एमसीक्यू से ऐड हो जाता था, और नेक्स्ट रिवीजन काफ़ी इजी हो जाता था, और फिर अब उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुआ या फिर कुछ भी हुआ उसमें काफ़ी आसानी होता था। सो मैंने तो यही किया। आपने एक मतलब प्रॉपर जो एक कोहेरेंट अप्रोच जिसको हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट फिर हाँ, उसके एमसीक्यू कोहेरेंट। आगे, आई हाँ, थिंक ये कोहेरेंस के साथ ही आप आगे चले। तो इस दौरान हाँ, जो बाकी चीजें चल रही थी, जैसे डैम्स क्वेश्चन बैंक था या और बाकी की भी हाँ, चीजें थी, और ग्रैंड टेस्ट थे, ये आप दे रहे थे रेगुलरली प्री फाइनल उसमें, फाइनल ईयर में? बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन बैंक डैम्स का काफ़ी अच्छा है, और मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। एक्सप्लेनेशन, मतलब उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता और कहीं होगा जितना अच्छा डैम्स के क्वेश्चन बैंक एक्सप्लेनेशन है। और फिर इन केस अगर नोट्स में कुछ मिसिंग भी रह जाता है तो फिर वो क्वेश्चन बैंक में कवर हो ही जाता है। सो मेरा एडवाइस तो यही होगा कि वही कोहेरेंट अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच, so that every topic and every inch of the syllabus is covered. नाइस। हर किसी की तैयारी के दौरान उसको लगता है कि कोई एक चीज, मतलब जब हम पढ़ रहे होते हैं तब तो ऑफ कोर्स हमारे दिमाग में 100 तरह के सवाल चल रहे होते हैं, मैं सही जा रहा हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा प्लान सही है कि नहीं है। अक्सर लोगों के होते हैं, 90% लोगों के दिमाग में हमेशा तैयारी के दौरान सवाल आते रहते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को लेके। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है तो उस वक्त पे आपको एक स्टैंप लगती है आपकी स्ट्रैटेजी पे कि आपने ठीक किया। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हर इंसान की स्ट्रैटेजी अपनी अलग होती है, जो मेरे लिए वैलिड है वो शायद आपके लिए नहीं, जो आपके लिए वो शायद मेरे लिए नहीं, बिकॉज हम दो अलग शख्सियत हैं। Hmm. लेकिन फिर भी आज की डेट में आपको क्या लगता है कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपकी स्ट्रैटेजी में थी और जिसने आपकी बहुत मदद करी, या जिसकी वजह से आज आपके इतना अच्छा स्कोर आया? कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर आपको आज याद आती होगी। ओके। एक स्पेशल चीज मैंने जो किया कि मैंने कोई भी टॉपिक जो मुझे टफ लगता था या फिर जिसमें मुझे दिक्कत होती थी, मैंने उसके फ्लैश कार्ड बनाए, काफी सारे फ्लैश कार्ड बनाए, और अपने रूम के चारों ओर चिपका दिया उसको। एंड जब भी मौका मिलता था एक बार देख लेता था। तो उसकी वजह से जो मेरे वीक टॉपिक्स थे वो मेरे कवर हो जाते थे और क्लियर हो जाते थे। सो आई ट्राई टू कन्वर्ट माई वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ by doing that. So that helped me a lot. And I think almost 10 or 20 questions came from those flashcards. So it really helped. बोनस, दैट्स एन एडेड बोनस। जो चीज़ आप बहुत आसानी से गलत कर सकते थे, आपको आपको सिर्फ ये मान Hmm. लेना था कि ये मेरी कमजोरी है तो कोई बात नहीं, मेरे गलत हो गए, मैं, Hmm. बट यू टर्न्ड इट इनटू स्ट्रेंथ। आई थिंक एक्चुअली दैट इज वन यूएसपी। आपको क्या लगता है कि आनंद की बहुत से आपके और जूनियर्स हैं और बहुत से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस का लेवल, मतलब मुझसे अगर कोई पूछे, मैं 10-12 साल में देख रहा हूँ तो डेफिनेटली टफ होता जा रहा है, क्वेश्चंस का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, हालांकि सब्जेक्ट वही है, टॉपिक वही है, लेकिन कहीं ना कहीं पैटर्न थोड़ा सा रिवॉल्व हो रहा है। क्या तीन चीजें ऐसी आज एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के दिमाग में होनी चाहिए? बिकॉज अब नेक्स्ट आ रहा है, आपको भी आई एम श्योर आइडिया होगा कि वो Hmm. फाइनल एंड पे ही हो जाएगा, तो फाइनल ईयर के एंड पे हो जाएगा तो मतलब इंटर्नशिप का मौका नहीं मिलेगा, यानी एक साल कम हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये। तो एक Hmm. साल भी आपको टेक्निकली तैयारी के लिए कम मिला, तो क्या थर्ड सेकेंड ईयर में एंटर होते हुए एक स्टूडेंट को कौन सी तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो आगे नेक्स्ट के लिए अच्छे से तैयारी कर पाए, आपके हिसाब से, एज अ सीनियर, एज अ एल्डर, एंड एज अ पर्सन हु हैज प्रूवन हिमसेल्फ विद द स्कोर?
पहली बात तो नोट्स तो कंप्लीट रहने चाहिए उनके। नोट्स एक बार कंप्लीट कर लेने चाहिए सारे सब्जेक्ट के। और भले ही नेक्स्ट के पैटर्न जो भी हो, बट अगर कुछ क्वेश्चन आएंगे भी उसमें तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टॉपिक से कुछ ना आए। सो सारे टॉपिक को कंप्लीट करके रखना चाहिए। नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेने चाहिए। और नोट्स के साथ दूसरी बात, क्वेश्चन बैंक बनाते रहने चाहिए। क्यू बैंक एंड नोट्स को हमेशा साथ लेके चलेंगे तब रिजल्ट होना तो ऑलमोस्ट श्योर ही है। और रेगुलर जीटी की फ्रीक्वेंसी लास्ट में आते आते बढ़ती रहनी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में आई थिंक once a month is okay, and by the end of your preparation, I think once every 15 days is I think uh, good enough time to give grand tests. So I think these are my 3 things. तो नोट्स होने चाहिए, नोट्स के साथ क्यू बैंक का जो है अलाइनमेंट होना चाहिए और जीटी होना चाहिए। हम सभी, मैंने ये पहले भी आपसे पहले भी एक स्टूडेंट से बात पूछी थी। बहुत बार ऐसा होता है तैयारी के दौरान, जैसे मैंने पहले भी कहा, अपने पे डाउट्स होते रहते हैं, आदमी परेशान होता रहता है। तो उस वक्त पे व्हाट वाज दैट वन कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर यू टू नॉट टू वेस्ट टाइम बट स्टिल बी अ पार्ट ऑफ द स्टडीज? मतलब आप व्हाट केप्ट यू गोइंग कठिन समय में? Oh, my friends around there. Oh, we have a healthy competition where I'm staying. We are 4 and 5 batchmates living together in a sort of like compound or something, apartment, and we have a healthy competition among us. So if anyone is not studying, and when we see someone else studying, so it motivated us to study even more. Yes. So that kept us going, and a few outings and a little bit of fun time between studies. That's what kept me going. सही बात है। And I think friends are very important in preparation phase. Yes, you have to have a study cycle. I think ये मुझे भी एहसास जब हुआ था, जब मैं तैयारी कर रहा था, तब मुझे भी ये एहसास बार बार होता था कि पढ़ाई करने के लिए दोस्तों का साथ होना भी ज़रूरी है, या कहीं ना कहीं एक इम्पल्स, एक स्टिमुलस होना चाहिए। तो ये कोविड में भी आई थिंक बहुत हुआ। एक साल में सब अपने अपने कमरों में बंद थे, अकेले, उससे भी बहुत नेगेटिविटी आई गई लोगों के अंदर। और मैंने देखा है अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ठीक जा रहे थे 2020 में, बट वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर उनका परफॉर्मेंस वीक हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट बिकॉज दे लॉक्ड देमसेल्फ इन अ रूम। आई थिंक दैट हैम्पर्स। तो जितनी भी आपने क्लासेस आनंद अटेंड करी डैम्स में, कुछ कोई पर्टिकुलर आपको जो याद आती हो, कोई कोई सब्जेक्ट याद आता हो, कोई फैकल्टी का नाम याद आता हो, कुछ भी याद आता हो जिनका आपको लगता है So कि आपका नाम सबसे पहले याद आता है, आपके ओपीडी केसेस, वो तो कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक मतलब आप आपके मतलब आई थिंक नोट्स भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपके क्लासरूम क्लास इतने अच्छे ऐसे याद हो गए थे। आई थिंक नोट्स भी इतने देखने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चंस उन्हीं से बन जाते थे काफी। थैंक यू सो मच। I'm very thankful to you for those classes, sir. प्लेजर इज ऑल माइन। मैं खुद, बिकॉज मैं जब खुद पढ़ता होता था तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें मुझे बड़ी बोरिंग सी लगती थी, मुझे लगता था कि नहीं, वो नहीं हो पा रही हैं। तो आई थिंक एक पेशेंट को इमेजिन कर करके मैं खुद भी आगे चला हूँ। तो अब आगे क्या लगता है, आगे कौन सी ब्रांच आप लेना चाहेंगे? इसमें तो अभी तो काफी डाउट है, मेडिसिन या फिर डर्मेटोलॉजी में, तो फिर वो फिर देखा जाएगा आगे। वो समय के साथ पता लग जाएगा। चलिए, एक चीज मैं कह सकता हूँ, मुझे एक चीज में डाउट बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो भी चीज लेंगे आप पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से और अच्छे से उसको करेंगे, और उसमें वॉट एवर पॉसिबल हाइट्स जो भी उसके अंदर हो सकती होंगी आगे प्रोफेशनली, आप उसको जरूर अचीव करेंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ जरूर कह सकता हूँ आपके लिए। थैंक यू सर। Thank you so much, Dr. Anand, or I wish you all the best and heartiest congratulations once again on this phenomenal score, and hope to see you soon. Thank you.